हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. ऑल वैसे ही जैसे मैंने आपको एक यूनिट बोल दिया लीटर्स, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट Liquid. वॉल्यूम। वैसे ही मैंने यूनिट यहाँ पे लिख दिया सेकेंड्स या मिनट या आर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट Time. टाइम। वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया मोल, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट Atoms and molecules. the term mole. This tells us about quantity. अब ये क्वांटिटी किसी का भी हो सकता है, तो जैसे ही मोल टर्म सुना आपने, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी ऑफ मैटर। कोई सिर्फ इतना पूछ दे आपसे दैट व्हाट डज द टर्म मोल डिनोट्स, टर्म मोल टेल्स अस अबाउट क्वांटिटी ऑफ मैटर। Now quantity of matter, this can be expressed in terms of mass. Quantity can also be expressed in terms of number. And if gases are present, its quantity can also be expressed in terms of volume. बस अब एक एक चीज करके देखते चलेंगे, और जो क्लास में पढ़ेंगे उतना आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको रिवीजन करने की भी रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो हमने बस यहां पर अभी क्या देखा कि मोल टर्म हमें क्या चीज के बारे में बताएगा, क्वांटिटी के बारे में। और क्वांटिटी एक किस किस के बारे में बता देगा, मास, नंबर एंड वॉल्यूम। So quantity of matter can be dealt in terms of mass, in terms of number and in terms of volume. अब जैसे सपोज मैं आपसे बोल दूं कि आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं और एक क्लास में जो सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, इन सबका मिलकर के मास है 500 किलोग्राम्स। तो आपको गेस करना है कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास 11th के। क्लास में सारे स्टूडेंट्स का मास काउंट करने पर आ रहा है 500 किलोग्राम। तो इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? Approximate 50. अप्रोक्सीमेट 50 स्टूडेंट्स का मिलकर के 500 किलोग्राम्स, मतलब एक स्टूडेंट का मास 10 किलोग्राम काउंट कर रहे हैं आप। क्या क्लास 11th के एक बच्चे का मास 10 किलोग्राम होगा? No, sir. So 10 students. 10. हम मान सकते हैं क्लास 11th में जो बच्चे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 50 किलोग्राम्स के आसपास होंगे। तो 500 है, इसका मतलब अराउंड 10 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो मास सुन करके भी आपको एक क्वांटिटी का मेजरमेंट मिल रहा है। और नंबर के टर्म्स में तो हम बोल ही सकते हैं 10 है, 15 है, 20 है। और वैसे ही अगर ये स्टूडेंट्स गैसियस स्टेट में होते तो इनके क्वांटिटी को हम वॉल्यूम के टर्म्स में भी बता सकते। So term mole, this will tell us about quantity, which can be dealt in terms of mass, in terms of number, and in terms of volume. Now let's talk about 1 mole. सबसे पहला in terms of mass. जाने अरे बच्चे अपने आप दीदी बोल गए। जिसको भी डाउट पूछना होगा, रेज योर हैंड।
So meaning of the term 1 mole in terms of mass. Mass of 1 mole of any substance mass of 1 mole of any substance is known as molar mass. तो जहां भी ये मोलर टर्म लग जाएगा इसका मतलब भी होगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल। जहां भी ये मोलर टर्म दिख जाए इसका मतलब 1 मोल की बात हो रही है। जैसे आपसे मैंने बोल दिया मोलर रेजिस्टेंस, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ 1 मोल। वैसे ही बोल दिया मोलर वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। एंड सिमिलरली मोलर मास, दिस विल बी मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। नाउ मोलर मास for atoms is known as gram atomic mass. Gram atomic mass, this is molar mass for atoms. Similarly, molar mass for molecules is known as gram molecular mass. And molar mass for ionic compounds is known as gram formula mass. This will be molar mass for ionic compounds. जैसे कार्बन एटम की अगर हम बात कर ले तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 6. What is gram atomic mass of carbon? So 12. 12 gram. बिल्कुल सही. So 12 gram. This is gram atomic mass of carbon. और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मोलर मास. तो ये 12 ग्राम एक कार्बन एटम का मास नहीं है. दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम. 1 मोल अगर हम कार्बन एटम का लेंगे तो उसका मास होगा 12 ग्राम. वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये होता है 44 ग्राम्स. सो 44 ग्राम, दिस विल बी मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और वैसे ही अगर हम कोई आयनिक कंपाउंड ले लें, जैसे हम ले लिए सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास कितना होगा? व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? So 11. 11 is atomic number. So 23 atomic mass. 23. क्लोरीन का होता है 35.5. ये मिलकर के हो गया 58.5. So 58.5, this is gram formula mass of sodium chloride. और 1 मोल अगर सोडियम क्लोराइड का लेंगे तो उसका मास होगा 58.5 ग्राम्स. चलिए, यहां पर हमने क्या पढ़ लिया? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज मोलर मास. मोलर मास फॉर एटम्स इज ग्राम एटॉमिक मास. मोलर मास फॉर मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर मास. एंड मोलर मास फॉर आयनिक कंपाउंड्स इज ग्राम फॉर्मूला मास. यहां तक सबको आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now see, number of particles present in 1 mole कितना होता है? 6.022 into 10 raised to power 23 particles. Number of particles present in 1 mole. This is equal to 6.022 into 10 to the power 23. कौन सा नंबर? Sir 22 या 23. Avogadro number है. मोर करेक्ट है 6.022. वैसे एग्जाम्स में 6.023 भी लिख करके आ सकता है, मगर ज्यादा करेक्ट है 6.022 into 10 to the power 23.
This is Sir. known as Avogadro's number. Avogadro's number इसको Na से भी डिनोट करते हैं, and this is largest constant. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो 1 मोल में प्रेजेंट होंगे that is equal to Avogadro's number. And volume occupied by 1 mole of gas at STP is 22.4 liters. 1 mole of gas STP पर हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर्स. STP क्या डिनोट करता है? सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लेके चलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, और प्रेशर हम यहाँ पे लेके चलते हैं 1 बार. तो जब भी प्रेशर 1 बार होगा और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उस कंडीशन में 1 मोल ऑफ गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स. 4 लीटर. तो यहां तक हमने बस क्या देख लिया? 1 मोल का मास होता है मोलर मास. 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एवोगाड्रोस नंबर, एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर्स. चलिए अब अभिमन्यु एक क्वेश्चन का आंसर देंगे. अभिमन्यु आवाज आ रही है आपको? यस सर. हाँ, अभिमन्यु मान लीजिए ये एक मोबाइल है, स्मार्टफोन है ये. जी सर. इस मोबाइल फोन का मास है 500 ग्राम्स. तो अगर हम आपसे पूछ दें कि इसका मोलर मास क्या होगा, तो क्या बताएंगे? What will be molar mass of mobile? जिसको भी समझ में आ रहा है बताइए. Any one of you? सर मोलर मास 500 ही होगा. राधिका गुप्ता? सर 50 ग्राम. 50 ग्राम कैसे? चलिए अब देखिए, हमें परेशानी कहां पर होती है? परेशानी हमें वहीं पर होती है जहां पर हम क्वेश्चन नहीं समझते. एक बार क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा. चलिए यहां पर क्या आपसे पूछा गया है? मोलर मास क्या होगा? और मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल. अभी पढ़ा हमने, जहां भी मोलर लग गया इसका मतलब 1 मोल की बात हो रही है. तो एक बार मोलर मास आपसे पूछ दिया, मतलब आपसे पूछ दिया कि 1 मोल ऑफ मोबाइल का मास कितना होगा. और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कितने होते हैं? 6.20 to 10⁻23 particles. तो मोलर मास पूछ रहा है मोबाइल का, मतलब आपसे पूछ रहा है 1 मोल ऑफ मोबाइल का मास कितना होगा, और एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोबाइल का मास कितना होगा. तो एक मोबाइल का मास है अगर 500 ग्राम्स, तो 2 मोबाइल का कितना हो गया? 500 इंटू 2. 3 का कितना हो गया? 500 इंटू 3. तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोबाइल का मास कितना हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. यस सर. सो मोलर मास ये आ गया यहां पर, मास ऑफ 1 मोबाइल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. सबको आई बात समझ में? यस Okay, सर. sir. यस सर. तो यहीं से एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास कि जब भी एक सिंगल पार्टिकल का मास पता हो तो उसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? यस सर. मोलर मास विल बी मास ऑफ सिंगल पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, मोलर मास
This will be equal to mass of single particle multiplied by Avogadro's number. चलिए, अभिमन्यु का मोलर मास क्या होगा? अभिमन्यु, आपका मोलर मास क्या होगा बताइए? सर सर 50 into Avogadro number. चलिए, तो अभिमन्यु ने बताया कि उनका मास है 50 किलोग्राम। मोलर मास का मतलब क्या? एवोगैड्रो नंबर ऑफ अभिमन्यु का मास। तो एक अभिमन्यु का है 50, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ अभिमन्यु ले लेंगे तो 50 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। बिल्कुल सही है। और यहीं से अगर हमें एक सिंगल पार्टिकल का मास निकालना है, mass of a single particle, this will be equal to molar mass divided by Avogadro's number. ये दोनों फॉर्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब यहीं पर मैं 2 क्वेश्चन दे दूं आप लोग को। फर्स्ट, what will be mass of one atom of carbon? कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा? 16 ग्राम। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास ये कितना होता है? 12 ग्राम। 12 ग्राम। और ग्राम एटॉमिक मास क्या है? मोलर मास। और मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। और मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर लेंगे तो उसका मास होगा 12 ग्राम। तो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? या हम डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते थे। फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा यहाँ पर? 12 upon Avogadro's number. मास ऑफ सिंगल पार्टिकल दिस इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। यहां तो हमें निकालना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। डायरेक्टली फॉर्मूला में रख दें। दिस विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ कार्बन, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और ये 12/6.022 को अप्रोक्सीमेटली 6 ले लें तो आ जाएगा 12/6 2। और दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 into 10⁻⁻23 ग्राम्स। सबको आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही हमें क्वेश्चन पूछ दे यहाँ पर, what will be mass of one molecule of carbon dioxide? तो फिर से सेम फॉर्मूला में रख दीजिए। मास ऑफ सिंगल पार्टिकल इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्या आएगा आंसर? 44 ग्राम
upon 6.022 into 10 raised to power 23. बिल्कुल सही। मास ऑफ 1 molecule of CO2. This will be equal to molar mass of CO2, that is 44 grams, divided by Avogadro's number. So it's 7.3 into 10 raised to power minus 23. बिल्कुल सही, 7.3 into 10 to the power minus 23 grams. ये हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देख रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब जैसे फिजिक्स में जब आप स्टार्ट करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल अगर आपको अच्छे से आ गया तो इसका मतलब फिजिक्स का पूरा फाउंडेशन आपका बन गया। अब बस उसके ऊपर बिल्डिंग तैयार करनी है, और फाउंडेशन से मतलब है अब उसका यूज हर जगह पर आएगा, कहीं भी पढ़ेंगे तो उसका तो यूज आना ही है। वैसे ही केमिस्ट्री में ये पूरा फाउंडेशन आपका डेवलप करेगा मूल कॉन्सेप्ट। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों जब आप पास कर जाएंगे, या जो बच्चे पास कर चुके हैं उनसे भी अगर आप पूछेंगे कि केमिस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर क्या लगता है, तो आपको इसी चैप्टर का नाम बताएंगे। स्टोइशियोमेट्री एंड आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों क्लास 11th के चैप्टर्स हैं। तो ये चैप्टर तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर बस वही चीजें पढ़ेंगे जो कि या तो आपके स्कूल एग्जाम में आ सकता है या एंट्रेंस में आ सकता है। एंट्रेंस से हमारा मतलब है आईटी मेंस या आईटी एडवांस्ड। आपसे जो मेरा एक्सपेक्टेशन होगा कि जो भी हम लोग बस यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसको आप रिवाइज कीजिए। थ्योरी के लिए कोई बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कोई सा भी बुक आपको नहीं बोलूंगा, जस्ट गो थ्रू नोट्स। वो काम मेरा है कि थ्योरी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको यहाँ पर दे दूं। चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ तो आपको डीपीपी वगैरह ये सब तो मिलेंगे ही, मगर जो दो काम आपको जरूर करना है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री ये फिजिक्स और मैथ्स की तरह नहीं है, यहां पर एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, अब इसमें भी सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको, जो मैं बताऊंगा वो करने। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं और साथ में आपको पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते वक्त आप आईटी के क्वेश्चन तो करेंगे ही, ये तो बिल्कुल करना है, साथ में नेट वाले भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रेजेंटली आईटी मेंस का जो क्वेश्चन आता है और जो नेट का क्वेश्चन आता है दोनों बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, और आप देखेंगे जो क्वेश्चन नेट में आया है वही क्वेश्चन आईटी में भी आया है। तो ये काम आप लास्ट 5 years क्वेश्चन इतना भी अगर आप कर लिए हर चैप्टर में, तो मेरा गारंटी है आपको केमिस्ट्री में अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 29 से कम आप किसी कंडीशन में करके नहीं आएंगे। और इतना आपको चाहिए ही, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो केमिस्ट्री में इतना करना ही होगा। केमिस्ट्री दिस इज मोस्ट स्कोरिंग। मोस्ट स्कोरिंग क्यों है? क्योंकि जो स्कूल के लिए है वही आईटी के लिए भी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। मगर क्या यही चीज आप मैथ्स के लिए बोल सकते हैं? बोलिए। मैथ्स में तो जहां पर स्कूल खत्म होगा उसके बाद से एंट्रेंस स्टार्ट होगा, मगर केमिस्ट्री में जो स्कूल का रिक्वायरमेंट है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, वही चीज आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी हो गया है। तो एक बार आप चीजों को समझ रहे हैं तो वो क्वेश्चन चाहे स्कूल में आए चाहे आईटी में आए, आप उसको कर लेंगे। और कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं समझा है तो ना तो स्कूल का क्वेश्चन आपसे होगा ना ही एंट्रेंस का होगा।
तो यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड, रटना नहीं है चीजों को, रटेंगे तब तो केमिस्ट्री भी हिस्ट्री ही हो जाएगा। तो केमिस्ट्री को हिस्ट्री नहीं बनाना है, केमिस्ट्री ही रहने देना है। चलिए, तो एक रजिस्टर जरूर बना लेंगे आप लोग जिसमें ये सारा आ जाना चाहिए, हर चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 इयर्स। आईटी मेंस वाले भी सिर्फ कर लें फिलहाल तो वो भी बहुत है। और तब तक कोई दूसरा काम नहीं करेंगे जब तक ये काम आपने सारे चैप्टर्स में नहीं कर लिया है। सारे चैप्टर से मेरा मतलब है पूरा क्लास 11th का चैप्टर और पूरा क्लास 12th का चैप्टर। जब तक ये काम सारे चैप्टर्स में खत्म ना कर लें तब तक कोई और चीज मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। अब 1 साल का समय है। 1 साल में क्यों बोल रहा हूं कि हो सकता है अगले साल फरवरी में ही आपको आईटी मेंस देना रहे, और फरवरी स्टार्ट हो चुका है। तो इसी में आपको 11th भी करना है, 12th भी करना है, तो टाइम बिल्कुल लिमिटेड है। तो कोई एक चैप्टर में ज्यादा टाइम लगाएंगे, इसका मतलब कोई ना कोई एक चैप्टर पढ़ने का आपको समय नहीं मिलेगा और दूसरे चैप्टर से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो पहले एक राउंड ये सारा कर जाइए, सारे चैप्टर्स, फिर आगे की बातें करेंगे। सबको क्लियर हो गया कैसे बढ़ना है आगे? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग आ जाएंगे यहां पर कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, इसको एन से डिनोट करते हैं। Deepal, what should be unit of number of moles? नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होना चाहिए? एनी वन ऑफ यू? Sir, Sir, atom. AMU. AMU. This should be unit of number of moles. Atomic mass unit. Atomic mass unit. This is mass of single particle. Yes, sir. यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होगा? अब देखिए यहीं पे डिफरेंस आ जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं और एक बार अगर हमारे वो सब्जेक्ट का पार्ट हो गया तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। So it's gram. जो भी चीज हम रटे हैं या जो भी चीज अभी तक हम एक पढ़ा है हमने, उसके बेसिस पर हम आंसर करना चाहते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मेरे इस क्वेश्चन से, कि जैसे मैं यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, तो यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जिसके फैमिली में 4 हैं वो बोलेंगे 4, जिसके 3 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 5 हैं। तो यहां पर उनको क्वेश्चन का आंसर करते वक्त ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यूनिट क्या लगाएंगे। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछ देता कि आपके घर में नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, तो फिर से आपको बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें कि घर में 4 रूम है, 5 रूम है, 3 रूम है। मगर यहीं पर जब मैं नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट पूछ दिया आपसे तो आप सोचने लगे कि क्या यूनिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने समझा ही नहीं क्वेश्चन। यहां पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो जहां भी नंबर की बात आ गई वो तो सिर्फ एक नंबर ही होगा, चाहे 1 होगा, चाहे 1.5 होगा, चाहे 1.25 होगा या 2 होगा। वैसे ही कोई भी एक नंबर हो सकता है। नंबर का कभी कोई यूनिट तो होता नहीं। समझ गए मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. तो जो भी चीज मैं बस क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो भी चीज हम पढ़े थोड़ा सा उसके बारे में सोच लें, तो फिर हमें कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना हम कभी भूल पाएंगे उस चीज को। नंबर ऑफ मोल्स की बात हो गई या किसी भी नंबर की बात हो गई तो एक नंबर की बात है, तो ये हमेशा यूनिट लेस ही होना है।
तो नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखें कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। अब ये सारा फॉर्मूलास जो डिराइव होता है, ये तो यूनिटरी मेथड के बेसिस पे डिराइव होता है, डेरिवेशंस पे नहीं जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ मास, number of moles in terms of mass, this is equal to mass of the substance in any unit divided by molar mass in the same unit। अब जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं एटम्स का, तो ये हो जाएगा मास ऑफ एटम इन एनी यूनिट डिवाइडेड बाय मोलर मास फॉर एटम। और मोलर मास फॉर एटम क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास। वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब यहां पर सपोज आपको दिया है कि कार्बन का है आपके पास 3 ग्राम्स, आपसे पूछ दिया कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, देन दिस विल बी गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये आ गया 1/4, दैट इज 0.25। वैसे ही सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का आपको दिया हुआ है 88 grams, so number of moles of carbon dioxide, this will be again given mass upon molar mass, molar mass of CO2 is 44 grams। ये आ गया। तो एक बार मास पता है और मोलर मास पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। समझ गए? Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास तो निकालना आता है आप लोग को? So it's 7.3 something. क्या क्या क्या? $88 by 44 will be 2। चलिए यहां पर बताइए क्या होगा आंसर। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। अब यहीं पर मैं आपको स्कूल एग्जाम्स, आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस तीनों समझा दूंगा, तीनों में डिफरेंस क्या है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहला है यहां पर 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। चलिए पहले बताइए इसका आंसर क्या होगा। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 7. 7 इज एटॉमिक नंबर, और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक मास। 23। नंबर तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हर हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन के लिए हो गया 3। 14 + 3 ये हो गया 17। यूनिट ग्राम लगा दिए, मतलब ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ये निकालने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आ गया 3। वैसे ही सपोज हम आपको दे दें यहां पर
90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ये होता है C6H12O6 H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो कार्बन के कितने हैं यहाँ पर? 6 एटम्स। हाइड्रोजन का 12 नंबर है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो हाइड्रोजन के लिए हो गया 1 × 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो ऑक्सीजन के लिए हो गया 16 × 6। ये कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 180। फिर से यूनिट ग्राम लगा दिए, तो ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ये हो गया मोलर मास। मोल्स, this will be given mass upon molar mass, और ये आ गया 1/2, that is 0.5। Yes sir। यस सर। तो ये जो हमने क्वेश्चन देखा, इस तरीके का क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम्स में मिलेगा। एक बार फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए, नंबर ऑफ मोल्स दिस विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलिए अब इसी फॉर्मूला पर बेस्ड या इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं एक प्रीवियस ईयर आईटी मेंस क्वेश्चन ले लूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in a drop of water having volume 18 × 10⁻⁻10 milliliters at room temperature, that is 298 Kelvin or 25 degrees centigrade। बोलिए क्या होना चाहिए आंसर? अभी तो बस हमने एक ही फॉर्मूला देखा ही है और उसी के बेसिस पे कर रहे हैं क्वेश्चन। कोई बताएगा क्या होना चाहिए यहाँ पे? This is previous year IIT mains question। चलिए हम लोग सॉल्व कर ले। यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या देखा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन सर गिवन वॉल्यूम अपॉन 22/4। मुझे पता था ये कोई ना कोई जरूर बोलेगा ये चीज। 22.4 वाला कॉन्सेप्ट आप लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर। 22.4 वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ किसके लिए लगता है? सिर्फ गैस के लिए। 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। कोई सा भी गैस का 1 मोल ले लेंगे एसटीपी पर तो 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगा। मगर क्या ऐसे ही हम सॉलिड या लिक्विड के लिए बोल सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं बोल सकते नीरज? सर क्योंकि वॉल्यूम हमेशा गैसेस का होता है। वॉल्यूम सिर्फ गैस का होगा, आपका कोई वॉल्यूम नहीं है? सर। नहीं, सॉलिड्स का वॉल्यूम नहीं पढ़ते आप मैथ्स में? सर है। ये देखिए, क्या जितना वॉल्यूम एक नीरज का होगा क्या उतना ही वॉल्यूम एक एंट का होगा? या क्या उतना ही वॉल्यूम एक मोबाइल का होगा? या क्या उतना ही वॉल्यूम एक एलिफेंट का होगा? ये सारे सॉलिड्स हैं, क्या ये सबका वॉल्यूम सेम होगा? नो सर। नहीं होगा। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो एक बार सॉलिड या लिक्विड चेंज कर देंगे आप तो वॉल्यूम भी चेंज कर जाएगा।
सॉलिड या लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये तो 9-10 से ही पढ़ रहे हैं हम लोग। मगर गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। गैस किसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? कंटेनर का। तो ये Yes, जो sir. 22.4 वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ गैस के लिए है। सॉलिड या लिक्विड के लिए भूल करके भी कभी इसको अप्लाई नहीं करना है। 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। सबको आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और अभी तो वैसे भी हमने बस एक ही फॉर्मूला देखा ही है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, और इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहां पर हमें नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है? वाटर का। अब वाटर का मोलर मास तो पता ही है हमें, मोलर मास ऑफ वाटर Sir, 18 gram. 18 ग्राम्स। तो ये Yes, तो sir. पता ही है। Yes, sir. बस हमें चाहिए क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए? मास। अब मास निकालने के लिए यहां पर दिया क्या है हमें? वॉल्यूम। एक बार वॉल्यूम दे दिया तो मास कैसे निकालेंगे? मास इज प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी, सबको पता है ये। Yes, sir. अब यहां पर वॉल्यूम आपको दिया है 18 इंटू 10⁻⁻10 मिलीलीटर्स। डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अगर हम कर दिए तो इससे मास आ गया, ये आ गया 18 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम्स। अब मास भी आ गया। अब एक बार मास भी आ गया और मोलर मास भी आ गया, तो वैल्यूज रख दें यहां पर। मास आ गया 18 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम्स, मोलर मास 18 ग्राम्स। So your answer is 10 to the 10 power is to minus. power minus 10. -10. सबको आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Sir. चलिए, अब बिल्कुल सेम फॉर्मूला पर मैं एक प्रीवियस ईयर आईटी एडवांस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, और इस बार सबका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स present in 1 kg of electron. Mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilograms. ये हमें दिया है, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट 1 by 9.1 into 10 to the power minus 31. Second 9.1 into 10 to the power minus 31 divided by 6.022 into 10 to the power 23. Third 10 to the power 8 divided by 9.1 into 6.022, and fourth 9.1 into 10 to the power minus 31. चैट बॉक्स में सब लिखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है सबका।
बिल्कुल ऑनलाइन क्लास की तरह रैंडम आंसर्स नहीं देना है, थोड़ा ट्राई करके फिर बताइए। चलिए, नीरज वर्मा। यस सर। क्या किया बच्चे आपने? एक सिर्फ नीरज का ही आंसर सही आया, इसीलिए मैं नीरज से पूछ रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा यहां पर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इन्हीं दोनों को सेपरेटली निकाल लें। सबसे पहला हम निकाल लें यहां पर गिवन मास। कितने मास में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गिवन मास तो हमारे पास है ही 1 किलोग्राम, ये तो दिया ही है। हमें चाहिए क्या? सिर्फ मोलर मास। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यही निकालना है। और मोलर मास से मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल और मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास तो यहां पर दिया है। अब एक इलेक्ट्रॉन का या एक पार्टिकल का अगर मास पता है तो मोलर मास कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सिंगल पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। यस सर। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, this will be 9.1 into 10 to the power minus 31 multiplied by 6.02 0.022 into 10 to the power 23। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9.1 into 6.022 into 10 to the power minus 8 सर। अब ये भी आ गया। अब दोनों आ गया तो बस वैल्यू रख देना है। गिवन मास ये है 1 किलोग्राम्स। मोलर मास फॉर इलेक्ट्रॉन्स 9.1 into 6.022 into 10 to the power minus 8 kilograms। और ये आ गया यहां पर 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 9.1 into 6.022। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सर सी ऑप्शन। सी। सर सी ऑप्शन। सबको आई बात समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. Uh, Yes, क्या ये sir. क्वेश्चन डिफिकल्ट था? नो सर। और ये सबसे डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है आईटी का, उसी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कितना पढ़ा है? मुश्किल से 1.25 घंटे की पढ़ाई की अभी तक। और इसी में आप लोग आईटी का भी क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्या ये दूसरे किसी सब्जेक्ट में पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैथ्स आपने अभी पढ़ना स्टार्ट ही किया, कोई चैप्टर 1 घंटे की पढ़ाई की और सीधे आईटी एडवांस के क्वेश्चन करने लगे? पॉसिबल है ये? नो सर। ये ना No, sir. मैथ्स में पॉसिबल है ना फिजिक्स में पॉसिबल है, ये सिर्फ केमिस्ट्री में ही पॉसिबल है। इसीलिए केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट माना जाता है फॉर आईआईटी, और इसीलिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम्स में भी करने होंगे और सिमिलर आईआईटी में भी करने होंगे, मगर फिर भी बच्चों का केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स नहीं आता। क्या कारण है उसका? फिजिक्स और मैथ्स में जो भी आप देखेंगे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं,
फिजिक्स मैथ्स तो बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, मगर उतना ही इंटरेस्ट लेकर के वो केमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं करते। इसीलिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो अपने बच्चों के लिए कुछ कहना चाहता है। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट आप मान लीजिए कि आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट ने एक शेर लिखा है, शेर सुनेंगे आप लोग? यस यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का शेर है कि तेरी बेवफाई पर, तेरी मतलब स्टूडेंट्स को बोल रहा है, तेरी बेवफाई पर फिदा होती है जान मेरी, खुदा जाने तुझ में वफा होती तो क्या होता। मतलब इसका मतलब क्या है कि केमिस्ट्री जो पूरा क्लास 11th क्लास 12th को अगर आप मिला दें, आपको विश्वास नहीं होगा तो जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछिएगा, जो 12th पास कर चुके, पूरा क्लास 11th और पूरे क्लास 12th के चैप्टर्स को भी अगर आप मिला देंगे, ये तो मैं जो बोल रहा था आपको कि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जैसे फिजिक्स कोई बच्चा हर दिन में 4 घंटे पढ़ रहा है, मैथ्स 4 घंटे पढ़ रहा है, तो केमिस्ट्री को वो 40 मिनट टाइम भी नहीं देता हर दिन में। मतलब परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे, केमिस्ट्री अगर मैथ्स में उसका टाइम गया 50%, फिजिक्स में गया 40%, तो केमिस्ट्री को वो 10% ही देता है। मगर जब आईटी का रिजल्ट आता है या जब 12th बोर्ड्स का रिजल्ट आता है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स उसको कहीं पे दिखता है, तो केमिस्ट्री में ही दिखता है। मतलब इतना कम पढ़ करके भी सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट केमिस्ट्री, वो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड चैप्टर होता है और सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट होता है। तो अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर थोड़ा ध्यान दे दे तो पता नहीं हमें कहां पहुंचा दे वो। इसीलिए बोल रहा है कि केमिस्ट्री को इतना ज्यादा नेग्लेक्ट करके चलने से कुछ नहीं होगा, केमिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। एक सेकेंड, ये पीपीटी कहाँ चला गया? चलिए, आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिख रही है। जी सर। Yes.
बस 2 मिनट बच्चों, मैं इसको ठीक करता हूँ। चलो, अब दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। in terms of number. हिमाचल के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, और ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे पढ़ाते हुए 22 साल हो गए, 22 इयर्स, और ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसके बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया है। अभी तक ऑलमोस्ट सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ा लिया है। तो हिमाचल के बच्चों में बस एक ही चीज की कमी होती है, सिंसियरिटी। अगर वो चाह ले तो वो कुछ भी कर लेंगे, बस उनके दिमाग में जुनून आ जाना चाहिए। जिस दिन वो जुनून आ गया तो फिर उनको कोई नहीं रोक पाता। सही बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. जुनून कैसे आता है उनको? उनको जुनून बस एक ही चीज से आता है कि जो वो पढ़ाई करे उनको समझ में आए। जिस दिन उनको सब्जेक्ट समझ में आने लगता है और क्वेश्चंस बनने लगते हैं, फिर उनको आप देखिए वो कहां से कहां खुद पहुंच जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा किसी की हेल्प की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही होप करूंगा कि हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छा करें, और एटलीस्ट जो कर सकते हैं, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलता कि जो आईटी में किए वही सक्सेसफुल है। हाँ, जो बच्चा जो काम कर सकता है उसका 100% आउटपुट निकलना चाहिए। सिर्फ आईटीएन ही लाइफ में सक्सेसफुल है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग वैसे हैं जिनका किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होता, फिर भी वो देखेंगे कि लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, और जो आईटीएन है उनसे भी बहुत आगे हैं। तो आप अपने को पहचानिए और अपना 100% दीजिए कि आगे चल के जब हमारे एज में आए तो आपको किसी चीज का रिग्रेट ना हो कि मैं अगर 11th 12th में ऐसा किया रहता तो मैं आज यहाँ होता या आज मैं वहां होता। तो कोई चीज आपको रिग्रेट ना करना रहे। कोरोना पीरियड है, जो भी पीरियड है, ये तो आएगा चला जाएगा, मगर ये जो आपका जो 11th और 12th वाला पीरियड है, ये आपके लाइफ में एक ही बार आया है। तो इसको बहुत ही जुडिशियसली यूटिलाइज करने की जरूरत है। और इसी टाइम में बच्चों का हार्मोनल चेंजेस भी होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। मतलब भटकने की संभावना सबसे ज्यादा अगर होता है तो इसी एज में होता है। तो फ्रेंडशिप वैसा ही करना है जिससे आपको हेल्प हो। बहुत लोग मिलेंगे भटकाने वाले, तो भटकना नहीं है हमें। हमारा गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और एक ही चीज से आप नहीं भटकेंगे कि कोई बात अपने पेरेंट्स से ना छुपाएं। पेरेंट्स को हर चीज बता करके करें। आजकल के पेरेंट्स वैसे है ही नहीं जो कि आपको रोकेंगे हर चीज में। पेरेंट्स सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। तो बस पेरेंट्स को बता करके चलिए, आप देखिए आपको कभी लाइफ में परेशानी नहीं आएगी। समझ गए बच्चों? Yes, sir. sir. Yes, sir. कैलकुलेशन ऑफ नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं।
यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो एक बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें पता है डिवाइडिंग बाय एवोगाड्रोस नंबर, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं यहां पर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in 6.022 into 10 to the power 25 molecules of water। तो सिंपली हमने फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, और ये आ गया 10 to the power 200। वैसे ही आपसे पूछ देते कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in 6.022 into 10 to the power 24 atoms of carbon। बोलिए क्या होगा आंसर? So 10. 10, बिल्कुल। सबका आ गया? Yes. Yes. Yes, sir. नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब देखिए यहीं से गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हिंदी रकम number of particles, this will be equal to moles of the particle multiplied by Avogadro's number। एक बार मोल्स अगर पता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर पता है तो मोल्स निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स कैन बी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। वैसे ही नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना है, then this will be equal to moles of the atom multiplied by Avogadro's number। So moles multiplied by Avogadro's number will give us number of particles। अब देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन कर दूं आपसे कि सपोज हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है? बोलिए। कार्बन डाइऑक्साइड के अगर 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पर? Sir, 8. 8। So 16. Yes. 16.
फिर देखिए यहाँ पे डिफरेंट आंसर्स मिलने लगे मुझे। सर 12। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अभी क्लास में यहाँ पे 32 स्टूडेंट्स हैं, तो 32 स्टूडेंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? स्टूडेंट्स के टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? बोलिए। 64। 64। 66। अब मेरा नहीं काउंट करना है, 4। सिर्फ स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो 30 अगर हैं तो सारे स्टूडेंट्स का ईयर्स मिला करके कितना हो गया? 64। या यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ देता कि नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं स्टूडेंट्स के पास? 32। 32. तो यहां पर आंसर देते वक्त आपको कुछ सोचना तो पड़ नहीं रहा है, डायरेक्टली आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही सही आंसर दे रहा है। यहां पर आंसर गलत क्यों मिल रहा है मुझे? क्यों? क्योंकि हमें चीजें दिखती नहीं है या चीजों के बारे में हम सोचे ही नहीं है आज तक। और जितना क्लैरिटी हमें ये है कि हर स्टूडेंट के पास 2-2 ईयर तो है ही। पेरेंट्स ने या टीचर ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि एक ईयर निकाल करके फेंक दिया हो किसी का। सबके 2-2 ईयर बिल्कुल सलामत हैं। तो हर स्टूडेंट के पास 2 ईयर्स अगर हैं तो 32 के पास 64 है। तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के अगर 4 मॉलिक्यूल्स हैं, हर कार्बन डाइऑक्साइड किसका बना है? एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन एटम का। हर कार्बन डाइऑक्साइड बना है एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन का। तो हर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के पास कितने हैं? 3 एटम्स। तो अगर 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 3 × 4। वैसे ही अगर 4 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो फिर से देखिए, हर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है। एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6। 6 सर। वैसे एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। सर 8। हर ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। सर तो 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन मिलके कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 22। So each molecule of carbon dioxide contains 22 electrons. 4 molecules अगर present है तो total number of electrons कितना हो गया? 22 into 88। that is 88। और यहाँ पे total number of electrons निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया? Number of electrons in one molecule multiplied by number of molecules. जैसे नंबर ऑफ ईयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया? नंबर ऑफ ईयर्स इन वन स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। वैसे ही नंबर ऑफ हेड्स निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया? नंबर ऑफ हेड्स इन वन स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसी के बेसिस पर आप कैलकुलेशन करके बता रहे थे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होगा नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो मॉलिक्यूल के पास जो जो चीजें हैं वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हर जगह पे फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस सर। चलिए अब यहीं से हम लोग अगली क्लास स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बातें आ रही हैं सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. वेरी नाइस। अब सब जा करके आराम कीजिए। बहुत पढ़ाई कर ली आप लोगों ने आज। यस सर। Thank you, sir. गुड नाइट सर। सर नोट दे देना।